राम राम जी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एक पेज के ऊपर लिख दिए हैं और ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल जेके बाई मंजीत शिवाल पर मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों के अंदर पूछे गए हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको इन क्वेश्चन में संबंधित अनेक सारे फैक्ट मिलेंगे और कई क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहला क्वेश्चन है कि किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? साथियों, ये क्वेश्चन है कि किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, तीसरा ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति और चौथा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। प्राक्कलन समिति जो है ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ प्राक्कलन समिति। साथियों, इससे संबंधित हम और भी बातें जानेंगे। प्राक्कलन जो समिति है, इसी समिति को अनुमान समिति भी कहा जाता है। इसी समिति का एक दूसरा नाम भी है। कौन सा नाम है? अनुमान समिति। और साथियों, आप अनुमान को कई बार अपने घरों के अंदर भी इस प्रकार से आप देखते हैं कि मान लो हमने अपने घरों के अंदर कोई भी छोटा मोटा काम करवाना है, जैसे मिस्त्री को बुलवाना है, तो आप कई बार कहते हैं कि एक बार घर पे आ जा और उसका एस्टिमेट सा लेके चला जा। या आप कोई सामान लेके आते हैं बाजार से और वो मिस्त्री संबंधित, चाहे वो प्लम्बर का काम हो चाहे राजमिस्त्री का काम हो, तो आप कई बार मिस्त्री को फोन करके या उसके जाके पूछते हैं कि एक बार घर पे आके देख तो ले, एस्टिमेट सा बता दे कितना होगा। तो एस्टिमेट कमेटी भी इसका नाम है, क्योंकि अनुमान को इंग्लिश में ही कहा जाता है एस्टिमेट जो है। तो प्राक्कलन समिति और अनुमान समिति ये एक ही समिति है। इस समिति के अंदर अगर देखा जाए तो 1950 में इसका गठन हुआ था और गठन की जो सिफारिश है 1950 में, इसके गठन की जो सिफारिश है जॉन मथाई के द्वारा वो सिफारिश की गई थी। जॉन मथाई, इस नाम से आप बहुत वाकिफ होंगे। जॉन मथाई जो है, इसकी सिफारिश से 1950 में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति की खास बात क्या रहती है? इस समिति का खास बात, यही खास बात है कि इस समिति की खास बात ये है कि इसमें 30 सदस्य हैं। इस समिति में 30 सदस्य हैं और साथियों 30 के 30 सदस्य जो हैं वो कौन है? लोकसभा के सदस्य हैं। 30 के 30 सदस्य कौन है? कि लोकसभा के सदस्य, सारे के सारे 30 के 30 सदस्य। साथियों, इस समिति का काम क्या है? इस समिति का काम क्या है? तो इस समिति का महत्वपूर्ण काम मैं आपको बता देता हूं। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक साल का जो शुरुआत का जो बजट सत्र होता है, शुरुआत का साल में 3 सत्र होते हैं, जिसमें एक सत्र का नाम है बजट सत्र। और जो ये बजट सत्र है इस वर्ष का पहला सत्र भी होता है। बजट हमेशा जब भी प्रस्तुत किया जाता है, आज की तारीख में आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों से जो बजट पेश किया जाता है वो हमेशा 1 फरवरी को बजट पेश करवाया जाता है। इससे पहले जो बजट पेश होता था वो बजट फरवरी माह के अंतिम तारीख को होता था। तो 1 फरवरी से अब बजट पेश होने लगा पिछले 3 सालों से। बजट क्या है? बजट है क्या? बजट के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी सरकार ने ये कहा कि आने वाला जो ये साल रहेगा, आगामी जो वर्ष रहेगा, इस वर्ष के अंदर हम 15 बुलेट ट्रेन चला देंगे, 15 ये कर देंगे, 10 विश्वविद्यालय बना देंगे और इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। और जब वो साल लगभग बीत जाता है, हम देखते हैं यार 15 विश्वविद्यालय की कही थी तो एक ही बना था, 15 बुलेट ट्रेन की कही तो एक भी नहीं चली। यानी बजट हमेशा क्या होता है? बजट हमेशा वास्तविक जो है, उस वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बजट क्या है? वास्तविकता से, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि बजट जो भी है ये आगामी वर्ष के लिए होता है, ना कि बीते हुए वर्ष के लिए। आगामी वर्ष के लिए बजट होता है और आगामी वर्ष में ये संभावना रहती है सरकार की कि हम इतना इतना काम कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। लेकिन इस बजट को
अब इस वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर तो बता दिया, लेकिन इसी बजट को वास्तविकता के निकट लेके आना, वास्तविकता के क्या है, निकट लेके आना किसका काम है, वो इस अनुमान समिति का, प्राक्कलन समिति का काम है। तो बजट हमेशा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, इस बजट को वास्तविकता के निकट लेके आना किसका काम है, प्राक्कलन समिति का काम है। ये बजट जब भी पेश किया जाता है तो बजट हमेशा दो चरण के अंदर पेश किया जाता है। पहले चरण के अंदर बजट पेश किया जाता है, बजट मान लो 12, 13, 15 दिन चला बजट सत्र जो है, उसके बाद इस बजट सत्र के अंदर अवकाश आ जाता है, बीच के अंदर 15-20 दिन, एक महीने का अवकाश होता है, 15-20 दिन, और 15-20 दिन के बाद दोबारी से बजट सत्र शुरू होता है, दूसरा स्तर का। तो बजट सत्र हमेशा दो चरणों के अंदर होता है। सबसे बड़ा स्तर जो है वो बजट सत्र है, और बजट सत्र जो है वर्ष का पहला स्तर भी है, और इसी बजट को वास्तविकता के निकट लेके आने का काम किसका है, इसी प्राक्कलन समिति का है। अब साथियों एक लास्ट क्वेश्चन और याद रख लेंगे कि जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। साथियों प्राक्कलन समिति जो है, इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो साथियों मैं आपको नाम बता देता हूं, गिरीश बापट जो हैं, गिरीश बापट को क्या बना दिया, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित ये सारे फैक्ट रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट कर लिया करें, ताकि ये लगे कि जो बात आपको नहीं आती उनको जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज भी आपकी पिछली चीजों के अंदर जुड़ने लग जाएगी, और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने लग जाएगी। और जब आप पेपर में जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई दिखाई देगी, और पढ़ी हुई दिखाई देगी तो आपको लगेगा पेपर आसान था, और पेपर क्रैक होने के पूरे चांस रहते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये क्वेश्चन हो चुका था। अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार चर्चा में जो रहेगा उसके लिए पेपर के अंदर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रह जाती है। और क्वेश्चन क्या, हम आपको क्वेश्चन बता देते हो एक बार। क्या है क्वेश्चन, है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत, मनोनयन है वो किस अनुच्छेद के तहत तो किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 330, 31, 32, 33, यानी 330, 331, 332, 333 इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों एक बार मैं इसका उत्तर बता देता हूं, इस क्वेश्चन के उत्तर रहेंगे अनुच्छेद 333 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा, इसलिए मैं किसी क्वेश्चन को कीवर्ड में ही लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए। तो अनुच्छेद 333 में किस बात का उल्लेख कर दिया कि राज्य के विधानसभा जो है उस विधानसभा के अंदर आंग्ल भारती का जो मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है वो अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। अब मैं बात करता हूं केवल एक क्वेश्चन की, यहां से हरियाणा जो है, हरियाणा विधानसभा की अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो हरियाणा विधानसभा में सदस्य संख्या है 90+1 का प्रावधान कर रखा है। 90 वो सदस्य हैं जो सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं या इनका निर्वाचन किया जाता है, और ये एक सदस्य है। इस एक सदस्य को राज्यपाल क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और हरियाणा के अंदर अब तक किसी भी विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य का अब तक मनोनयन नहीं किया गया है, इसलिए केवल और केवल ये प्रावधान है। अब साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या फैक्ट बन सकते हैं, अनुच्छेद 330 में किस बात का उल्लेख है, और अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और खुद अनुच्छेद 333 चौथा ऑप्शन दे रखा था, इससे संबंधित और क्या फैक्ट निकल के आएंगे साथियों। अनुच्छेद 330 में किस बात का उल्लेख है, आपने नाम सुना है कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी, लोकसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 331 में
और अनुच्छेद 331 में क्या है, जैसे जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, जब भी नई लोकसभा बनती है, अगर उस लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं और इन 545 सदस्यों में से 2 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 543 सदस्य जो हैं ये जनता के द्वारा सीधे सीधे क्या किए जाते हैं, इनका निर्वाचन किया जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये 2 सदस्य जो हैं, क्या संविधान में क्या लिखा है कि जब भी नई लोकसभा गठित हो जाती है, जब भी नई लोकसभा बन जाती है, तो नई लोकसभा में अगर कोई भी आंग्ल भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, ध्यान से सुने, नई लोकसभा में जब कोई भी आंग्ल भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है तो राष्ट्रपति इन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा के अंदर। जब भी नई लोकसभा बनेगी और लोकसभा में जनता के द्वारा अगर कोई आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होता है तो ही राष्ट्रपति क्या करेगा, उनमें से क्या करेगा, 2 व्यक्तियों को जो आंग्ल भारतीय उनका मनोनयन कर सकता है। अगर इन 2 में से एक व्यक्ति, एक आंग्ल भारतीय अगर जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति का मनोनयन करेगा और ये दोनों के दोनों अगर आंग्ल भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं करेगा, क्योंकि 2 के 2 आंग्ल भारतीय निर्वाचित हो चुके हैं, अब उनको मनोनीत करने की जरूरत नहीं है। और साथियों, आज तक 17 बार लोकसभा गठित हुई है और 17 बार लोकसभा में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आंग्ल भारतीय लोकसभा में जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ है। जब भी राष्ट्रपति ने इनको मनोनीत किया है तो हमेशा और हमेशा मनोनीत किया है। और साथियों, अब ध्यान रखेंगे इसके बारे में, क्या रखेंगे, यहां लिख रखा है अनुच्छेद 331 में कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय को एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं साथियों, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन जो है ये लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। और साथियों, दिसंबर 2019 के अंदर, दिसंबर 2019 के अंदर एक विधेयक लेके आई थी नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार है जो रूलिंग पार्टी है, ये वर्तमान में विधेयक लेके आई थी दिसंबर 2019 में और उस विधेयक का नाम था 126वां संविधान संशोधन विधेयक। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 था, इसको संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और ये पारित होने वाला, संसद में रखा गया था 126वां, लेकिन सारे के सारे 126 पारित नहीं हो पाए हैं। इन 126 जो रखा गया था इसमें से पारित होने वाला 104वां संविधान संशोधन विधेयक बना है। और इसमें किस बात का प्रावधान कर दिया साथियों, इसमें 2 बातों का प्रावधान कर दिया। एक बात तो ये कह दी कि आरक्षण जो 70 साल का था, 70 साल का आरक्षण जो था ये 25 जनवरी 2020 को खत्म हो जाना था। आरक्षण 2020 में 25 तारीख को, जब 25 जनवरी को खत्म हो जाना था, तो आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब आरक्षण अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया, तो 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण रहेगा। एक तो ये व्यवस्था कर दी कि आरक्षण 10% और 10 साल के लिए आरक्षण को और बढ़ा दिया गया। और दूसरी बात क्या कर दी कि 2 लोकसभा के अंदर जो आंग्ल भारतीय जो थे, आंग्ल भारतीय, आप पूरा लिखेंगे नाम, आंग्ल भारतीय जो थे, इनका मनोनयन जो किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब इनका मनोनयन नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान जो था अब इसको खत्म कर दिया। तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते आ रहे थे अब तक लोकसभा में, अब तक लोकसभा के अंदर जो मनोनीत हुए थे, आज के बाद या इस लोकसभा में मनोनीत नहीं हो पाए हैं, इनका मनोनयन का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया। अनुच्छेद 332 के अंदर किस बात का उल्लेख है, राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल पूरा लिखेंगे आप, राज्य विधानसभा लिख देता हूं मैं, राज्य विधानसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो राज्य विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 332 के तहत है। और अनुच्छेद 333 में आप खुद जानते हैं कि राज्य विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा जो एंग्लो इंडियन जो है उसका मनोनयन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324। अब साथियों, कई सारे मेरे मित्रों को ये समझ में आ तो गया होगा, लेकिन इससे संबंधित ये फैक्ट अगर आप बात करें कि एंग्लो इंडियन कौन है, आंग्ल भारतीय कौन है, क्या आंग्ल भारतीय के संदर्भ
संदर्भ में संविधान के अंदर कुछ लिखा गया है? क्या भारतीय संविधान आंग्ल भारतीय को परिभाषित करता है या नहीं कर पाता? तो हम तो कई सारे मेरे मित्र जानते हैं आंग्ल भारतीय का मतलब तो अंग्रेज होना चाहिए, अंग्रेज नहीं होना चाहिए। आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है साथियों, इस बात को जानेंगे। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 366। अनुच्छेद 366 में आंग्ल भारतीय को क्या है, परिभाषित किया गया है। और क्या परिभाषा दी गई है आंग्ल भारतीय को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। और क्या किस प्रकार से परिभाषित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पिता या दादा, देखो पिता या दादा में से एक विदेशी हो और जो माता है वो अनिवार्य रूप से भारत की हो, माता अनिवार्य रूप से भारत की होनी चाहिए और पिता या दादा में से कोई एक विदेशी हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। भारतीय संविधान 366 अनुच्छेद जो है इस आंग्ल भारतीय को परिभाषित करता है। तो मित्रों आई समझ में, बोलो हाँ। तो साथियों इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, अगला क्वेश्चन के अंदर क्या बात दे दी? अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेशन फंड जो है, भारत की संचित निधि से धन निकासी किसकी स्वीकृति आवश्यक है? भारत की संचित निधि से धन की निकासी हो तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो स्वीकृति किसकी आवश्यक है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन की बात करूं मैं तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है ये बताना है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है संसद। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा संसद। संसद इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। क्या संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल है साथियों, अनुच्छेद 266 जो है, अनुच्छेद 266 के अंदर संचित निधि जो है इसका उल्लेख है। और संचित निधि के अंदर जो भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं, जनता से जो उगाही ली जाती है टैक्स के रूप में, वो सारा का सारा पैसा अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि के अंदर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर आपको नई बात जरूर जानने को मिलेगी, क्योंकि यही तो हमारी वीडियो के अंदर खूबसूरती मिलती है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो पेपर के अंदर पूछ लिया तो उत्तर तो सबने रट रखे होंगे, लेकिन उससे संबंधित फैक्ट जो है बहुत कम साथी इस बात को जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था। साथियों अगर आप बात कर रहे हो एचएसएससी के पेपर के लिए, तो एचएसएससी के पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। कोई भी पेपर क्यों ना हो, कोई भी पेपर हरियाणा का, हरियाणा के अंदर मैं 2015 से लेकर और 2020 तक की बात करता हूं, तो साथियों लगभग 120 के आसपास पेपर लिए हैं एचएसएससी ने। एक 2015 से लेकर 2020 के बीच अगर मैं केवल और केवल 5 साल की बात करूं तो लगभग 120 से ज्यादा पेपर ले चुकी है, लगभग 120। इन 120 में से 115 पेपरों के अंदर पंचायती राज संस्थान से क्वेश्चन आया ही आया है। और आगे अगर हरियाणा का कोई भी पेपर होना चाहिए, वो पटवारी का पेपर होना चाहिए, ग्राम सचिव का, चाहे हरियाणा पुलिस का, चाहे कलरक के, या कोई भी नया फॉर्म आना हो, तो सभी के अंदर पंचायती राज संस्थान का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक अति इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस पूरे की पूरे टॉपिक को लेकर भी 1-2 घंटे की वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो पंचायत राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है, गलत कथन। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में, बिल्कुल दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन कि चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर करवाए जाते हैं, चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर करवाए जाते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है महिला आरक्षण 1/3 है, महिलाओं का आरक्षण क्या है? 1/3 है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है चुनाव हेतु न्यूनतम आयु, चुनाव हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। और डी ऑप्शन दे रखा है अनुसूचित
जाति जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 35% है। तो साथियों ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन था पंचायती राज संस्थाओं के बारे में गलत कथन को छाटिए। तो ये 4 ऑप्शन है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। साथियों बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ऑप्शन है 5 वर्ष के बाद ही चुनाव करवाए जाते हैं, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए ही चुनाव होते हैं। दूसरा ऑप्शन है महिला आरक्षण 1/3 है। तो साथियों महिला आरक्षण जो है 1/3, इसका मतलब है 1/3 33% आरक्षण है। तो पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 33% आरक्षण है। और साथियों यहां से मैं एक क्वेश्चन का और बता देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण जो है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया, 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया। 1/3 का मतलब है 33%, और 33% से बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी 100 का आधा कर दिया तो 50% कर दिया, यानी 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां महिला आरक्षण को कितना किया गया है? 50% किया गया है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन था पंचायती राज संस्थाओं के बारे में गलत कथन, तो महिला आरक्षण 1/3 ये बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं का आरक्षण 1/3 है पंचायत राज संस्थाओं में, लेकिन मध्य प्रदेश ने 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50 कर दिया। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। साथियों ये भी बिल्कुल सही है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके 3 उत्तर मान लो ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब चौथा गलत होगा। उसको चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन पढ़ लेना पेपर के अंदर, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, कहीं ऐसा हो इससे ज्यादा कोई इनमें से ही गलत दे रखा होगा। तो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण 35% है। साथियों एक बात तो ये ध्यान रखना, 35% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में कहीं पर भी नहीं है। या तो 33% या फिर 50% है, लेकिन 35% का आरक्षण तो है ही नहीं कहीं पर, इसलिए 35% गलत है। अब चाहे महिलाओं को लेकर बात की हो, चाहे पंचायती राज संस्थाओं ऑल ओवर की बात की हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हेतु बात की हो। साथियों इससे बारे में 1-2 फैक्ट और जान लेंगे। पंचायती राज संस्थान जो है इनके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारी संसद में रखा गया था। संसद ने उसको पारित किया 1993 में। राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। 24 अप्रैल को 1993 को ये संविधान संशोधन जो विधेयक था, ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? ये लागू हो गया। 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल को लागू हुआ, लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा में कब लागू हुआ पंचायती राज दिवस संस्थान जो व्यवस्था की गई, ये लागू कब हुआ था हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल को, और साल अगला आ गया था 22 अप्रैल 1994 को। तो ये हरियाणा के लिए डाटा याद रखना। अब इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था कर दी गई? इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, संविधान के अंदर एक भाग 9 जोड़ दिया, यानी भाग 9 जोड़ दिया गया, और एक अनुसूची जोड़ दी गई, 11वीं अनुसूची आप पूरा लिख लेना इस बात को कि अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ दी? 11वीं अनुसूची जोड़ दी। और क्या हुआ था साथियों, इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ, यानी कुल 16 अनुच्छेदों को यहां पर लागू कर दिया। और इन्हीं 16 अनुच्छेदों में से साथियों एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 और डी, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं में क्या है? आरक्षण दिया गया है। और पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया है, वही आरक्षण महिलाओं का आरक्षण 1/3, और वही आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण है। साथियों ध्यान रखना, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो राज्य विधानमंडल पर सौंपी गई है। राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि उनको आरक्षण कितना दिया जाएगा, और राज्य के विधानमंडल ने जो तय किया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो भी आरक्षण दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है।
जनसंख्या के आधार पर। तो साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में जो व्यवस्था की गई थी कि जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण दिया जाएगा उसकी जिम्मेवारी किस पर है, तो राज्य विधानमंडल के ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। और राज्य विधानमंडल जिस भी आधार पर आरक्षण देता है वो आधार है जनसंख्या का आधार, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इसका आधार है। तो जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या है, आरक्षण दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये सारी फैक्ट आपको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और एक दो बातें नई भी जरूर लगी होंगी। अनुच्छेद 243 डी का ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया, महिला आरक्षण और अनुसूचित आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 243 डी के तहत है। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, और आप जब भी वीडियो को देखें चाहे लेट देख लें लेकिन जब भी देखें तो आपके पास कोई ना कोई पेपर और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि उस चीज को आप स्क्रीनशॉट कई बार ले लेते हैं आप, और स्क्रीनशॉट ले लेके वो फोन की मेमोरी भर जाती है और बाद में उनको डिलीट मार देते हैं। तो इससे बढ़िया है कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में, किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय जो है इसका प्रावधान किया गया है, फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। ऑप्शन की बात करूं तो साथियों ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्या उत्तर होगा साथियों इस क्वेश्चन का? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भारत सरकार अधिनियम, चलो आगे छोड़ देता हूं, बात समझा दूं पहले। पिछले साल 26 मई 2019 को हरियाणा में एक पेपर हुआ था और पेपर का नाम था नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो साथियों भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था, भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। अगर साल पूछा जाए तो 1774 एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और नायब तहसीलदार के पेपर में एक्ट ही पूछा गया था, किस एक्ट के तहत बना था भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। और वर्ष 1774 में स्थापना कर दी। कहां पर बना था? कलकत्ता में बना था। कलकत्ता में जब बना था तो इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, सॉरी पहला इसको चीफ जस्टिस किसको बनाया था? पहला इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को। सर एलिजा इम्पे जो है, एलिजा इम्पे, साथियों इसको इस प्रकार से भी लिखा मिल जाता है एलिजा इम्पे, तो कोई नहीं, नाम में कोई फर्क नहीं होने हैं। तो ऑप्शन में देख लेना सर एलिजा इम्पे, इसमें क्या बनाया गया था? भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में उसका मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब दिल्ली के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना था? यानी सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, जो अपने आप में सुप्रीम है, अपेक्स है, टॉप है, पिनाकल है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में दिल्ली में कब बना था? तो साथियों 1935 का भारत शासन अधिनियम जो हुआ था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप इसको नोट कर लेना, पूरा लिख लेना, भारत शासन अधिनियम 1935 का। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत में एक संघीय न्यायालय जो है, इस संघीय न्यायालय की व्यवस्था कहां पर की गई? दिल्ली में की गई। ये संघीय न्यायालय था भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट फिर भी नहीं था। फिर क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो उसके फैसले के खिलाफ हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कहीं नहीं जा सकते। जबकि संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट ने कर कोई भी निर्णय दिया तो उसके खिलाफ हम, इंग्लैंड के अंदर एक प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी और उस प्रीवी काउंसिल के अंदर हम क्या कर सकते थे? इसके निर्णय को हम क्या कर सकते थे? वहां चैलेंज कर सकते थे। फिर ये भारत का बड़ा कैसे हुआ? भारत का तो बड़ा था लेकिन सुप्रीम नहीं हुआ। तो इस न्यायालय के तहत 1 अक्टूबर
1937 को मॉरिस गवेयर जो था, मॉरिस गवेयर इस फेडरल कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1 अक्टूबर 1937 को मॉरिस गवेयर, स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 का। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये तो था मॉरिस गवेयर इस संघीय न्यायालय का बना दिया। उसके बाद दिल्ली के अंदर वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था और इसमें हीरालाल या हरिलाल जे कानिया जो था, हरिलाल जे कानिया क्या बनाए गए? इसके अंदर पहले चीफ जस्टिस, पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। तो हीरालाल भी ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, लेकिन उनका रियल नाम था हरिलाल जे कानिया। इनको क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया? हरिलाल जे कानिया। और वर्तमान के अंदर कौन है? सरद अरविंद बोबडे, 47वें नंबर के कौन है? ये भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, सरद अरविंद बोबडे हैं। तो इससे संबंधित ये फैक्ट है। तो साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे तो है तो पॉलिटिकल साइंस से ही सारे क्वेश्चन, और एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। अगर रिवीजन रिपीट भी होके आएंगे, मान लो तो रिपीट होके आएंगे तो आपको उत्तर का पता चल जाएगा। एग्री संबंधित अन्य फैक्ट भी पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, और आएंगे जरूर। किस पेपर में आएंगे ये आपको तय करना है कि पेपर आपको देना कौन सा है। अगर 5-7 पेपर आप देंगे तो लगभग सब पेपरों के अंदर एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता कौन है? तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है सचिव विधि मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आप सब भली भांति जानते हैं कि जिसको आप महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी, इसी महान्यायवादी को इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो यही टर्म पेपर के अंदर इंग्लिश वाला नाम दे रखा था, हिंदी में लिखा था अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये इसमें भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। इस अनुच्छेद 76 में क्या है कि भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए, भारत सरकार को भारत के किसी भी न्यायालय में रिप्रेजेंट करने के लिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का पहला लीगल ऑफिसर कौन होगा? महान्यायवादी होगा। इस महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, और मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी, जो भी नाम का रिकमेंडेशन भेजेगी, तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को क्या कर देता है? भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देता है अनुच्छेद 76 के तहत। अब जो है इसका कार्यकाल, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही दिलाता है। अब इसका कार्यकाल पूछ लिया जाता है, तो इनका कार्यकाल कितना है? तो साथियों ध्यान रखना, इनका कार्यकाल का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। पेपर के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले पूछे जा चुके किसी अलग पेपर में। अब एचएसएससी अगर इन क्वेश्चनों को वहां से उठा लेगी तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। और क्या क्वेश्चन होंगे? निम्न में से किसके कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं दे रखा? तो ध्यान रखना, महान्यायवादी का कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगी और जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं। उसके बाद ध्यान रखना कि इनको मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी। तो साथियों योग्यता के बारे में पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन केवल ये तो बता दूंगा कि योग्यता होगी क्या। तो महान्यायवादी कौन व्यक्ति बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और आप वाकिफ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब न्यायाधीश किस प्रकार बनाया जा सकता है? नंबर 1 भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। या नंबर 3 या करके नंबर 2 ही वापिस है, या करके नंबर 2 है, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक क्या कर रखा उसने? वकील के तौर पर काम कर रखा, महाधिवक्ता के रूप में उसने काम कर रखा हो। और तीसरा या करके फिर लिखा है कि राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? एक विधि का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये सारी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, तो प्रथम न्यायवादी का नाम था MC सीतलवाड़ जो है, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो है ये भारत के पहले महान्यायवादी हुए थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो था, लंबा कार्यकाल लगभग 13 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। 1950 से लेकर 1963 लगभग 13 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। तो 13 वर्ष इनका कार्यकाल रहा था, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। अगर पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर महान्यायवादी कौन है, तो सभी को पता होगा साथियों, के वेणुगोपाल 2017 से हैं। के वेणुगोपाल जो हैं ये वर्तमान के अंदर भारत की क्या है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी जो हैं, इस महान्यायवादी के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 88 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी अधिवेशन की बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में अपना संबोधन कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। साथ ही वोट इसलिए नहीं डाल सकता, संसद का सदस्य नहीं, इसलिए वोट नहीं डालेगा। तो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी क्या है? संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है और उसमें भाषण दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88। पेपर में जम के क्वेश्चन पूछा गया था, SSC के द्वारा तो जमकर इसकी मतलब खूब क्वेश्चन को खींचा गया था कई बार पेपरों के अंदर कि निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता? महान्यायवादी है। साथियों इतने सारे फैक्ट इनसे रिलेटेड हैं। एक दो बात और कर लेते हैं। जिस प्रकार भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए, कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होता है? महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्यों के अंदर भी होता है, और राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए, राज्य सरकार को न्यायालय में रिप्रेजेंट करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति का नाम है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। बस एक बात को ध्यान रखेंगे, 2-3 वैसे बता ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अनुच्छेद 165 है, अनुच्छेद 165 के तहत क्या है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 177 क्या कहता है? अनुच्छेद 177 वही बात कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता जो है वो राज्य के विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, वो अपना मतलब भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। किस अनुच्छेद के तहत? 177 के तहत। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता जो हरियाणा का महाधिवक्ता कौन है? तो हरियाणा का महाधिवक्ता है बलदेव राज महाजन। और हरियाणा पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका कि हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो बलदेव राज महाजन जो है, बलदेव राज महाजन, ये 2018 पेपर में पूछा जा चुका, हरियाणा पुलिस के पेपर में। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे साथियों। अगर आपको ऑप्शन दे के मैं बात भी करूंगा और आप ईमानदारी से सोच के देखना, अपने आप से सोच के देखना कि क्या मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर पता था कि नहीं पता था। साथियों अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? और उम्मीद करता हूं मेरे 99% साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकांश का उत्तर गलत होना चाहिए। क्यों गलत होगा उसके ऊपर भी बात करते हैं। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार। और किस अनुच्छेद के तहत है? यही पूछा गया था। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके ऊपर अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34
अनुच्छेद 35। साथियों क्या उत्तर होगा, एक वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर खुद से देने की कोशिश करें कि संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और मेरे कई सारे साथियों को इस बारे में नहीं पता होगा, अधिकांश चांस लेंगे किसमें, अनुच्छेद 32 में, जो कि गलत है। अधिकांश चांस ले रहे हैं अनुच्छेद 32 के अंदर, लेकिन गलत है। लेकिन फिर अगर इसका सही उत्तर होगा तो क्या होगा, क्या अनुच्छेद 31 इसका सही उत्तर होगा। साथियों मैं केवल और केवल बात करता हूं इस क्वेश्चन का एक बार सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी होगा कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। पहले मैं इसके बारे में एक बार बात कर लूं, उसके बाद सीधा सीधा उत्तर आप बता सकते हैं क्या होगा। पहली बार अगर देखा जाए तो हमारी संसद अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16 का भाग 3, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 16 के अंदर है। 16 का भाग 3 है, ये किस बात की बात करता है कि सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है, सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो सरकारी नौकरियों के अंदर जो आरक्षण है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 3 है जो है, उपधारा जो 3 है उसमें बात की गई सरकारी नौकरियों में आरक्षण। साथियों आपने देखा होगा जनवरी 2019 में 10% का आरक्षण जो है उसकी प्रावधान किया गया था, जिसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया था। तो साथियों इस बारे में आपको पता होगा। उसके बाद भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या, हमारी संसद क्या है, सॉरी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो सकता होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसी अनुच्छेद 32 का सब क्लोज 3 है, उपभाग 3 कह सकते हैं, धारा 3 कह सकते हैं। इसी अनुच्छेद 32 के धारा 3 में कहा है हमारी संसद कानून बनाकर, यानी संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। तो हमारी संसद ने कानून बनाया है और उसी कानून के तहत अनुच्छेद 226 जो है, इस अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद अनुच्छेद 33 जो है, अनुच्छेद 33 में किस बात का उल्लेख कर दिया, अनुच्छेद 33 में यह कहा गया है अगर सैन्य बल है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हमारे पुलिस जो हैं, अगर और रा के अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी है उनसे संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति है तो हमारी संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। साथियों कमी कर रखी है कि सैन्य बल जो है, रा इंटेलिजेंस जो भी है, पुलिस बल है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपना समूह नहीं बना सकते और समूह बना के वो नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, तो ये सारे उसका नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संसद ने कानून बनाकर इनके मौलिक अधिकारों में कमी कर रखी है। और क्या है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है अगर किसी भी प्रकार का अगर हमारे किसी भी प्रशासन के द्वारा या सैन्य बल के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर प्रशासन सैन्य बल के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो साथियों आपने इतनी सारी बातों को जान लिया और इतनी सारी बातें जानने के बाद आप इसका उत्तर अब बता दे क्या होगा। अगर अब भी नहीं पता तो समस्या हो जाएगी। कोई नहीं साथियों, अनुच्छेद 16 के तहत हमारी संसद ने कानून बना क्या कर रखा है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अनुच्छेद 32 के तहत हमारी संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 33 के तहत हमारी संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 34 के तहत हमारी संसद कानून बना सकती है। ये सभी कानून हमारी संसद बना सकती है और संसद सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इतने सारे जो एक कानून बनाती है,
इन सब बातों का उल्लेख कहां पर है, इन जहां बातों का जहां उल्लेख है वही इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो साथियों इन सभी बातों का उल्लेख है अनुच्छेद 35 के अंदर, अनुच्छेद 35 के अंदर इन सब बातों का उल्लेख है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 35 हो जाएगा। मेरे अधिकांश मित्रों को इस बारे में नहीं पता होगा, तो आज पता चल गया। इस क्वेश्चन का उत्तर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों पर उल्लंघन और संसद को कानून बनाने का जो अधिकार मिला हुआ है किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 35 इसका उत्तर आ जाएगा। साथियों अनुच्छेद 35 जो हमारे मौलिक अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद है, उस अंतिम अनुच्छेद में सारी बातें लिखी हुई है कि अनुच्छेद 16 के तहत कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है, 32 के तहत संसद को, 33 के तहत संसद को, 34 के तहत, और ये सारी बातें कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 35 के अंदर लिखी गई थी। साथियों उम्मीद करता हूं बातें आपको थोड़ी सी नई भी मिली होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन अगला भाई साहब, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर अधिकांश के मन में क्या होता है कि आसान क्वेश्चन है, जो लूसेंट वगैरह की किताब में एक आध कोचिंग संस्था में इधर उधर से किसी ने पढ़ा दिया होगा, उसका उत्तर भी गलत हो जाएगा। और क्या गलत होगा देखते हैं साथियों क्या होगा, निम्नलिखित में से कितने दिन, और साथियों अधिकांश के उत्तर इसमें भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे और क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आया और ऑप्शन बता दिए, ये होगा इसका उत्तर, इसलिए उत्तर गलत हो जाते हैं। कितने दिन भारत की, कितने दिन भारत की संविधान सभा अस्तित्व में रही। साथियों ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने जहां पढ़ाई क्वेश्चन को पढ़ाया था, और दोनों तीनों तरीके से, चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे वो ये यूट्यूब तो अभी स्टार्ट किया हमने, 3 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं अभी, तो लॉकडाउन के चलते इसलिए यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, 17 दिन। और दूसरा ऑप्शन की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन भारत की संविधान सभा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, वो कब तक अस्तित्व में रही थी, कितने दिन अस्तित्व में रही। तो साथियों आपने इन क्वेश्चनों को, ऑप्शन को देख लिया होगा और तोते की तरह क्वेश्चन को रट रखा है। अगर समझ होती तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। साथियों मेरे अधिकांश साथी इस क्वेश्चन को चांस लेना चाहेंगे, और कौन से ऑप्शन में कि 2 वर्ष तो सभी जगह दे रखा, तो ये तो ठीक होगा। अरे 11 महीने भी 3 ऑप्शन के अंदर मैच हो गए, इसमें छोड़ दे तो 3 महीने में 11 मिल गए। अब 17 दिन 18 दिन 19 दिन वो इसी में फंसे रहेंगे, और जो फंसे रहेंगे उसमें चाहे निकलने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि वो देखेंगे यार 2 वर्ष दोनों तीनों ऑप्शन में कॉमन है, 11 महीने तीनों ऑप्शन में कॉमन है, और 17 दिन 19 दिन 18 दिन, बस यही तो सोच कर दिमाग लगाना था। और यहां दिमाग लगाएंगे, चाहे कितना दिमाग लगा ले, ये क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन का उत्तर पहला ऑप्शन है, और ना इसका उत्तर दूसरा ऑप्शन है, और ना इसका उत्तर तीसरा ऑप्शन है। आगे बात समझ में, 3 ऑप्शन नहीं है तो उत्तर एक ही बच जाएगा, फिर चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अगर मैं बात करूं हमारी संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा की टोटल बैठक जो हुई थी साथियों, संविधान सभा की अगर मैं बैठक की बात करूं तो संविधान सभा के अंदर बैठक जो हुई थी 167 बैठक हुई थी साथियों। संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी? 167 बैठक हुई थी। अगर मैं कहूं कि पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक, तो मेरे बहुत सारे साथियों को उत्तर पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई थी साथियों पहली बैठक। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो साथियों कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। किसी किताब में आपको 11 मिल जाएंगे, 11 लिखा हो उसको काट के 12 कर ले। अब ये ना कहीं कि उसमें 11 था और उसमें 12, जहां जहां 11 लिखा मिलेगा उसको काट के केवल 12 कर लें, और पेपर में आएगा तो 12 उत्तर लगा के निकल जाएंगे बस। अब 12 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन किस तारीख को हुआ था? 9 दिसंबर 1940। अब मैं बात करता हूं अंतिम बैठक किस तारीख को हुई थी? संविधान सभा की
अंतिम बैठक किस तारीख को हुई थी? तो साथियों अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और अंतिम अधिवेशन अगर पूछ लिया जाए तो भी कौन सा था? 24 जनवरी 1950, क्योंकि ये एक ही दिन चला था, एक ही दिन चला था, तो उसी दिन अधिवेशन था और उसी दिन इसकी बैठक थी। अब साथियों 24 जनवरी 9 दिसंबर 1946 से हमारी संविधान सभा की पहली बैठक रही थी। और संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही थी? 24 जनवरी 1950। तो साथियों अगर यहां तक करेंगे तो आपको उत्तर निकल के आ जाएगा 3 वर्ष 1 माह, या तो साथ ही 17 दिन निकल के आ जाएगा या 16 दिन, लेकिन ऑप्शन में 16 ही दिन दे रखा था तो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक हमारी संविधान सभा क्या रही थी? ये अस्तित्व में रही थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इतना बन जाएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। आपने उत्तर पूछा क्या था और उत्तर किसको दे रहे हैं? आप सबने अधिकांश ने उत्तर किस बात को दिया होगा कि भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, अधिकांश किताब में ये बात लिखी थी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। पहली दिन जिस दिन भारत का संविधान के केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, उस दिन तक की गिनती करें तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन निकल के आते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी सारी बातें थी। जब संविधान सभा को पढ़ेंगे तो हम इसकी सारी बातें जान लेंगे, इसका गठन किसकी योजना के तहत हुआ, तो सारी बातें जान लेंगे। अभी इतना नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी थोड़ी बड़ी बनती जा रही है। मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि 40 मिनट की बन गई कि 50 मिनट की बन गई, लेकिन जब जितनी भी बनी कोई बात नहीं, वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखेंगे। बहुत सारे कुछ फैक्ट आपको नहीं मिलते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, और मेरे साथियों उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन पर आप खरे उतरेंगे। खरे उतरने का मतलब है शायद आप गलत बता देंगे। क्यों गलत बता दें? क्योंकि कुछ चीजें नई भी तो आपको मिलती हैं, और नई चीजों को पहली बार गलत बता दिया कोई परले थोड़ी ना आ जाएगी। अगर उस चीज को बताने के बाद बार बार गलती कर रहे हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। किसी चीज का कई बार ये कहते हैं कि भाई मेरा तो मैथ कमजोर है। यार जिस व्यक्ति को ये खुद को ये पता है, जिस बालक को खुद को ये पता है मेरा मैथ कमजोर है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उस बच्चे को अपनी कमजोरी का पहले ही पता चल गया और वो धीरे धीरे करके मैथ के ऊपर ज्यादा टाइम दे दे, मैथ ठीक होने लग जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर दिया है, पेपर में चाहे उनको कुछ आता था कि नहीं आता था, बोले कि मेरे तो 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो मिले 35 क्वेश्चन, 35 मतलब नंबर आए। तो उस वक्त यही नहीं पता कि उसका क्या ठीक था क्या गलत था, कौन सी चीज वीक थी और कौन सी स्ट्रॉन्ग थी, उसको पता ही नहीं है। जिसको ये पता लग जाए कि मेरा तो मैथ कमजोर है, कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, और साथियों कमजोर इंग्लिश नहीं होती ना मैथ कमजोर होता, कमजोर होते हम खुद जो करने वाले होते हैं, उसको पढ़ते नहीं है ढंग से। अगला क्वेश्चन है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को, साथियों कई बातें नहीं बताऊंगा, अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन दे रखे हैं 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बता दे जल्दी से क्या आएगा। आपके पास ये क्वेश्चन है कि संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको आप आरटीआई बोलते हैं, को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये इसके 4 ऑप्शन है। और हरियाणा पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आरटीआई अधिनियम सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 उसका उत्तर था। 2005 4 ऑप्शन में दे रखा है, तो 2005 इसका उत्तर था। लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब की थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपने आंसर दे भी दिए होंगे, लेकिन अधिकांश का साथियों का मेरा उत्तर ये आएगा। साथियों ये उत्तर इसका गलत है, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आप उस बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूछा था संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों मिली नहीं बात है, बिल्कुल मिली होगी, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। 1766 में
देश का नाम भली भांति जानते होंगे, स्वीडन। 1766 में स्वीडन विश्व का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को क्या किया था, सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया था। यानी 1766 में स्वीडन विश्व का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया था। उसके बाद बात आगे चलती गई 2004 में नहीं, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2003 संसद में रखा गया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम था 2005 संसद में रखा। और जब संसद में रखा तो संसद में इस बात को रखते ही 2005 के अंदर इस बात को रखा था। अब उस बात को एक बार छोड़ दे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जब देश का प्रधानमंत्री बना तो मनमोहन सिंह ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल नाम से एक संस्था बना दी थी। और जो संस्था बना दी थी इसकी अध्यक्ष बनी थी सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती लगाना जरूरी है भाई, श्रीमती सोनिया गांधी। एनएससी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था इसका अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी? सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बन गई थी। और ये पूरे देश के अंदर ये ऐसे बात चलने लगी कि सरकार है, उस सरकार के साथ साथ एक और सरकार बन रही है। यानी एनएससी था, ये सारी की सारी एडवाइजरी सरकार को देने का काम कर रही थी। तो ये कहा गया कि लोगों के द्वारा कि सोनिया गांधी सरकार के साथ साथ एक और सरकार चला रही है। इसलिए सोनिया गांधी ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने क्या कर दिया, अध्यक्ष पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस एनएसी की एक सदस्य थी, एनएसी की सदस्य रही थी अरुणा राय। नाम आपने सुना होगा, अरुणा राय जो है, मैं फिल्मों वाली अरुणा राय की बात नहीं कर रहा। अरुणा राय जो है ये थी, अरुणा राय एक आईएएस अधिकारी थी। और आईएएस अधिकारी के तौर पर इन्होंने बहुत कम सर्विस दी, अपनी 2 या 3 साल की सर्विस रही थी, या मुझे ध्यान भी नहीं है 2 साल रहा भी थी कि नहीं, लेकिन बहुत कम, 1 साल के आसपास इनका सर्विस रही थी। उसके बाद इन्होंने आईएएस के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मजदूर किसान एक संघ के नाम से कोई एनजीओ चल रहा था, उसके तहत ये काम करने लगी। और जब ये काम करने लगी तो एनएसी की ये सदस्य थी, इसने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और सरकार ने आरटीआई अधिनियम 2005 पारित कर दिया। और आरटीआई अधिनियम 2005 जो पारित किया था, ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इसके ऊपर स्वीकृति कब दी थी? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को ये पहली बार लागू हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम पहली बार लागू कब हुआ था? 15 जून 2005 को पहली बार लागू हुआ था। लेकिन आरटीआई के तहत आप क्या करते हैं, आप कोई पेपर देने के लिए जाते हैं और पेपर में मान लो आपके 90 में से 70 क्वेश्चन ठीक मिल रहे हैं, आप पड़ोसी को बता देते अपने साथी को कि मेरे तो 90 क्वेश्चन ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता है पेपर का 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आप को पता चलता है यार मेरे तो नंबर तो 52 ही बैठे। तो पड़ोसी कहता जब तो तू नू कहता कि मेरे 70 आऊंगे, अरीब नू कहा कि मेरे तो 52 बने, तो तू वो नू कहा ना भाई मेरे तो 70 ही बने थे, 70 बने थे तीब कित गए। तो दूसरा एकदम तो कह दे हैं तो आरटीआई ला देना है, मतलब बेरा पाड़ ले, आरटीआई ला दे। तो आरटीआई ला दे, बहुत बार सुन रखा ना आपने, आरटीआई ला दे। तो अगर आरटीआई आपने लगा दी थी तो 15 जून 2005 को आरटीआई जिस भी अधिकारी के पास पहुंची थी, जिस भी संस्था से संबंधित जिस भी पीआईओ के पास गई थी, तो उस पीआईओ के पास उस संदर्भ में जानकारी देने के लिए था ही नहीं, तो रिप्लाई किस बात का करे। तो उन पीआईओ ने कहा कि हमारे पास तो अब क्या नहीं है, कोई सूचना जो मांगी गई थी उनका डाटा ही नहीं है, तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद लोगों को सूचना उपलब्ध करवाएंगे। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 120 दिन के आसपास का टाइम और ले लें। और 120 दिन का आसपास का टाइम और लिया था। और दूसरी बार लागू हुआ था, दूसरी बार जो लागू हुआ था वो तारीख थी 12 अक्टूबर 2000
5 की। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अधिकांश किताब के अंदर ये मिलता है, कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। जिस प्रकार भारत का संविधान 2 बार में लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, उसी प्रकार आरटीआई अधिनियम भी इन 2 तारीखों को लागू हुआ था। पहली बार इस तारीख को लागू हुआ था, दूसरी बार इस तारीख को लागू हुआ था। तो आपने अधिकांश ने उत्तर ये दे दिया था, जो कि गलत है। इस बारे में और क्या बात हो सकती है? और बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बार बार कह देते हैं आरटीआई ला दे पाड़ले बेरा, आरटीआई ला दे पाड़ले बेरा। तो पाड़ले बेरा किस बात का बेड़ा पाड़ ले? आरटीआई लगा दे, और जो आप चाहते हैं उस चीज का आपको आंसर मिलने की। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, जिसको आप आरटीआई बोलते हैं, साथियों आप जानकर अचंभित हो जाएंगे, आरटीआई का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आरटीआई को फिर पढ़ा कहां जाता है? आरटीआई जो है, आरटीआई को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 है, इनके तहत ही इनको पढ़ा जाता है। और अनुच्छेद 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसमें नंबर 1 स्वतंत्रता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही क्या पढ़ा जाता है? आरटीआई एक्ट को पढ़ा जाता है। यानी आरटीआई सूचना के अधिकार को कहां पढ़ा जाता है? अनुच्छेद 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही पढ़ा जाता है। साथियों उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने खूब मजे से किया होगा, और बहुत सारी तथ्य आपको नए भी मिले होंगे, उनको कहीं भी नोट कर ले और टाइम से उनका रिवीजन कर ले। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, आपके नेचर के अंदर वो क्वेश्चन डल जाएंगे, और जब भी आप क्वेश्चन को कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको वो तथ्य सारे के सारे एकदम से निकल के आपके सामने आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।